इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है इन्वेस्टमेंट्स और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5% वेटेज है, यानी कि इसमें से एग्जाम में 5 मार्क्स का पेपर आएगा। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ सेविंग्स फॉर हाउस होल्ड, कि जो नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड होते हैं उनमें सेविंग्स का पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले हमारी जब तक फर्स्ट जॉब नहीं लगी होती तब तक हमारी कोई इनकम नहीं होती। हमारी जो भी नीड्स होती हैं आइदर हमारे पेरेंट्स पूरा कर रहे हैं या फिर हम कहीं से बोरो करके उन्हें पूरा कर रहे हैं। फिर हमारी फर्स्ट जॉब लगती है तो हमारी थोड़ी सी इनकम आनी शुरू होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारी सैलरी कम होती है तो हमारी इनकम हमारी स्पेंडिंग से कम होती है। तो जो बचा हुआ पार्ट है कि हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा है, या तो हम बोरो करके पूरा करेंगे या फिर अपनी नीड्स को कम करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी इनकम ग्रो करती जाएगी और हमारी इनकम स्पेंडिंग से ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हमारी इनकम स्पेंडिंग से ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी इनकम सेव होना शुरू हो जाएगी, हमारी सेविंग्स बढ़ने लगेगी। फिर हम रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के टाइम पर हमारी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। अगर पेंशन होगी तो थोड़ी सी इनकम रहेगी, अगर नहीं होगी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। पर हमारे स्पेंडिंग होगी तो वो स्पेंडिंग किससे होगी? जो भी हमने सेविंग की है उसके थ्रू हम स्पेंडिंग करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल एक पैटर्न रहता है। और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली क्या है कि जब भी हमारी स्पेंडिंग हमारी इनकम से ज़्यादा है, यानी कि हमें पैसों की नीड है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं? हम बोरो करते हैं। बोरोइंग उस टाइम पर गुड ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन का। सेविंग तो क्या है? अगर हमारी इनकम स्पेंडिंग से ज़्यादा है तो जो हमारा अमाउंट बच जाता है वो हमारी सेविंग हो गई। सेविंग सिंपली हम क्या कह सकते हैं? जो हमने मनी अर्न की और जो हम स्पेंड कर रहे हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमारी सेविंग हो गया। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? कमिटमेंट ऑफ सेविंग्स विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग ए हायर अमाउंट ऑफ कमिटेड सेविंग, कि जो मेरी सेविंग है उसको मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं ताकि फ्यूचर में मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सके। जैसे मान लो मैंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। स्टॉक मार्केट ने मुझे कुछ 10 या 15% रिटर्न दिया। पहले मेरी इनकम मान लो 100 थी, जो मेरी सेविंग थी वो 100 थी, उस पर मुझे 15% रिटर्न मिला तो कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगी। 15% मुझे रिटर्न मिला। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? कमिटमेंट ऑफ सेविंग। जो हमारी सेविंग है हम उसको इन्वेस्ट कर दें इस पर्पज के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग ए हायर अमाउंट। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सेविंग्स वर्क टू जनरेट रिटर्न, कि हमें कुछ रिटर्न मिले। और इसमें कई बार हमारे गोल भी एसोसिएटेड होते हैं। कई बार हम रिटायरमेंट कॉर्पस अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। कई बार चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर एक का अपना एक टाइम पीरियड भी हो सकता है कि हमारा जो गोल है जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके साथ एक टाइम पीरियड भी एसोसिएट हो सकता है। जैसे चाइल्ड एजुकेशन क्या हो गया? नियर टर्म गोल हो गया। रिटायरमेंट क्या हो गया? हमारी रिटायरमेंट तो अभी काफ़ी दूर है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया। एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि अगर हमारी सेविंग होगी तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी तो हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दोज हु हैव फंड्स हैव द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग, जिनके पास सेविंग्स होगी वही इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए हर एक जो इन्वेस्टर है वो सेवर है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि हर एक सेवर जरूरी नहीं कि वो इन्वेस्ट करे। हो सकता है कि वो अपनी सेविंग को बस बैंक अकाउंट में ही रखे, वो इन्वेस्ट ना करे। तो एवरी इन्वेस्टर इज ए सेवर बट नॉट वाइस वर्सा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका स्पेक्यूलेशन का। स्पेक्यूलेशन क्या चीज है? द फॉर्मिंग ऑफ थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, कि हमने अपनी कोई थ्योरी बना ली, उस पर कोई रिसर्च या एनालिसिस नहीं किया, बस हमने अपने दिमाग में थ्योरी बना ली कि स्टॉक मार्केट अब गिरेगी तो हमने सेल कर दिया, या फिर स्टॉक मार्केट अब चढ़ेगी तो हमने बाय कर लिया। हमने बिना किसी प्रूफ के अपनी एक थ्योरी बना ली और उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड कर लिया, तो इसे कहते हैं हम स्पेक्यूलेशन। इसका जो पर्पज होता है मेन होता है कि हम शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट को कमा सके, भले ही हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़े। आपने फ्यूचर्स, ऑप्शन इनका नाम सुना होगा, ये सब क्या है? स्पेक्यूलेशन है कि हमें शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, भले ही उसके लिए हमें ज़्यादा रिस्क उठाना पड़े। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट का। रियल एसेट को हम फिजिकल एसेट भी कहते हैं, जैसे कि आपके गोल्ड, डायमंड, प्रीशियस मेटल्स, रियल एस्टेट, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको हम कहते हैं फिजिकल एसेट या फिर रियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट आपके क्या होते हैं? जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके शेयर्स हो गए, आप डेट दे रहे हो, डिबेंचर्स, बैंक में आपने पैसा रख रखा है, बैंक डिपॉजिट्स हो गए, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब आपके क्या हो गए? फाइनेंशियल एसेट हो गए।
जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप रिटर्न गेट कर सकते हो। इन सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट का बेनिफिट क्या है कि ये लिक्विड होते हैं, कि जब भी आप बेचना चाहो इनको बेचना काफी ईजी है। स्टॉक्स आपके एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो आप कभी भी उनको बाय और सेल कर सकते हो। ये लिक्विड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने फोन की स्क्रीन से सिंपली कुछ टच करके बाय और सेल कर सकते हो। आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं और ईज ऑफ मेंटेनेंस, कि आपको इनको कुछ भी करना हो, बाय करना हो, सेल करना हो, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह देखनी हो, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी हो, वो सब काफी ईजी है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। मान लो आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे? उसके लिए पहले आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन होता है? तीन चीजों से डिफाइन होता है, रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? रिटर्न का मतलब हो गया कि मान लो मुझे 10% चाहिए, 15% चाहिए, मुझे रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है? फिर मेरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, कि मैं अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसको इजीली सेल कर सकता हूँ, उसको बेचकर पैसा वापस लेना कितना ईजी है, वो आपका लिक्विडिटी में आता है। तो इनके अकॉर्डिंग आपके मेजरली चार कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। पहला है कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसमें आपका गोल क्या होता है कि जो भी मैंने पैसा लगाया वो खत्म ना हो जाए। आप चाहते हो कि आपकी कैपिटल इरोड ना हो। तो जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क अवर्स होते हैं, कि ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, उनका ये मेजरली गोल रहता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो जो मैंने पैसा लगाया वो इरोड ना हो, भले ही मुझे रिटर्न कम मिले लेकिन मेरा पैसा इरोड ना हो। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें आप क्या चाहते हो कि जो आपने पैसा लगाया वो आपका ग्रो करे, आपको हाइयर रिटर्न मिले। जनरली ये किस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं? जो रिस्क ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं और इनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी हाई होती है। उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कैपिटल एप्रिसिएशन। हर टाइप का ऑब्जेक्टिव है करंट इनकम। इसमें आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट की फॉर्म में। आपको मंथली या फिर पीरियोडिकली कुछ इनकम मिलती रहेगी। तो ये किस टाइप के लोगों के लिए सूटेबल होता है? जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी अब खुद की कोई इनकम नहीं है, उनको अगर मंथली कुछ इनकम मिलती रहेगी तो उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव सूटेबल है। फोर्थ आता है टैक्स सेविंग। आपको 80C के अंदर कुछ टाइप की इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स से छूट मिलती है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि मुझे टैक्स की सेविंग करनी है, कि जो भी 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आती है मैं वहां पर इन्वेस्ट कर दूं, ताकि मुझे ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। तो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? कैपिटल को प्रिजर्व करना, कैपिटल को अप्रिशिएट करना, करंट इनकम, रेगुलर इनकम गेट करना, या फिर टैक्स सेविंग, टैक्स को सेव करना। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न आपकी कई तरह से डिफाइन होती है, जैसे प्योर रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हम इन्हीं के बीच में रिलेशंस को देखेंगे। नॉर्मली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किस किस टाइप का रिटर्न चाहिए होता है? एक तो मेरे पास मान लो अभी 100 रुपीज है, मैं इसको स्पेंड कर सकता था, मैं अभी इसको स्पेंड कर सकता था। लेकिन अगर मैं इसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं इसको स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्यूचर डेट में इसको कभी स्पेंड कर पाऊंगा। अगर मैं फ्यूचर में स्पेंड करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं 100 की बजाय ज्यादा स्पेंड करूं, मान लो 110, कुछ ज्यादा स्पेंड करूं। ये चीज मैं क्यों चाह रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी स्पेंड ना करके अपनी कंजप्शन को पोस्टपोन कर रहा हूँ। इस चीज को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक तो मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए। सेकंड, फ्यूचर में आपकी महंगाई बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो मुझे इसके रिगार्डिंग भी कंपनसेशन चाहिए, इन्फ्लेशन कंपनसेशन। एक मुझे ये कंपोनेंट चाहिए होगा। थर्ड, मुझे रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि फ्यूचर में मेरा ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरा ग्रो होगा या नहीं होगा, या जो भी अमाउंट है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो अनसर्टेनिटी है उसके रिगार्डिंग मुझे एक प्रीमियम चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मेजरली ये तीन कंपोनेंट चाहिए होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन का कंपनसेशन, और रिस्क प्रीमियम। इन्हीं के बेसिस पर हमारी तीन टाइप की रिटर्न्स डिफाइंड है। प्योर रेट ऑफ रिटर्न या फिर रियल रिस्क फ्री रिटर्न, ये क्या होती है? इसमें हम मान के चलते हैं कि कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई रिस्क प्रीमियम यानी कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, हमें हमारा पैसा मिलेगा ही। केवल हमें किसके लिए रिटर्न चाहिए? केवल टाइम वैल्यू के लिए रिटर्न चाहिए। तो इसको हम कहते हैं प्योर रेट ऑफ रिटर्न या फिर रियल रिस्क फ्री रेट रिटर्न, जिसमें हम केवल पहला कंपोनेंट, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, केवल इसके रिगार्डिंग हमें कंपनसेशन चाहिए। फिर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट में क्या होता है? हमें प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस इन्फ्लेशन का कंपनसेशन ये चाहिए होता है। इसको हम कह देते हैं नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। फिर थर्ड हमारा आता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
हमारे तीन कंपोनेंट थे, टाइम वैल्यू, इन्फ्लेशन और रिस्क प्रीमियम। जब हमें उन तीनों के रिगार्डिंग कंपनसेशन चाहिए तो उसको हम कह देते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमारी नॉमिनल यानी कि टाइम वैल्यू प्लस इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम, ये इन्वेस्टर को जनरली चाहिए होता है। उन तीनों कंपोनेंट का कंपनसेशन चाहिए होता है, तो ये इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है। लेकिन एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये इन्वेस्टर को चाहिए, ये तीन कंपनसेशन चाहिए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसे ये मिलेगा ही मिलेगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो इन्वेस्टर को चाहिए लेकिन इज नॉट गारंटीड और एश्योर्ड रिटर्न, ये उसे मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाउ इस पर हमारा एक न्यूमेरिकल बनता है। किस पर? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन। इन तीनों के रिलेशन पर हमारा एक न्यूमेरिकल बनता है। इनमें रिलेशन क्या है? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन -1। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा। इसमें हमें कोई भी दो चीजें दी होंगी, जैसे रियल रेट और इन्फ्लेशन दिया होगा तो हमें बोल देंगे कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बता दो, या फिर नॉमिनल और रियल रेट ऑफ रिटर्न दे देंगे, बोल देंगे इन्फ्लेशन बता दो, या फिर नॉमिनल और इन्फ्लेशन दे देंगे और बोल देंगे कि रियल रेट ऑफ रिटर्न बता दो। इस फॉर्मूले पर हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे। हमें दो चीज दी होगी और तीसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी होगी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एज 2% एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एज 6%। हमें क्या क्या दिया है? रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है और इन्फ्लेशन दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपली हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न फिल कर देंगे, इन्फ्लेशन फिल कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या थी? 2%। हम इसको परसेंटेज से रिमूव करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, 0.02। सिमिलरली इन्फ्लेशन कन्वर्ट करने क्या आएगी? 0.06। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.0812। इसको वापस से हम परसेंटेज की फॉर्म में डिस्क्राइब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8.12%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एज 8.12%, इन्फ्लेशन एज 6%, कैलकुलेट रियल रेट ऑफ रिटर्न। हमें नॉमिनल दिया है, इन्फ्लेशन दिया है, रियल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम इस फॉर्मूले रखेंगे और फॉर्मूले को रीएडजस्ट कर देंगे और रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन -1। हमें निकालना क्या है? ये वाला कंपोनेंट। तो बाकी सबको हम एक साइड पर ले जाएंगे। सबसे पहले ये -1 यहाँ पर आकर +1 हो जाएगा। हमारा 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ये बन जाएगा। फिर ये वाला कंपोनेंट हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये हमारा डिवाइड में चला गया। फिर ये हमारा 1 प्लस है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगी? 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन -1। अब हमारी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारी परसेंटेज में थी, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगी? 0.0812। और ये हमारी 0.06। इसको पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.02। जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2%। हमारी रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या आई? 2%। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क, कि हमारे किस किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा है बिजनेस रिस्क। ये किसके रिगार्डिंग है? कि हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो इनहेरेंट रिस्क है उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। और ये किसकी वजह से होता है? नेचर ऑफ ए फर्म बिजनेस। जैसे मान लो मैं आईटी सेक्टर में कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो इस पर किस टाइप का रिस्क रहेगा? मान लो यूएस में कोई इमिग्रेशन लॉज चेंज हो गए, कि वहां पर इंडियंस का आना या जाना, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो चेंज हो गए, उससे मेरे बिजनेस पर इम्पैक्ट आएगा, तो इसको मैं कहूंगा बिजनेस रिस्क। साथ में अगर मेरी अर्निंग और सेल्स वोलेटिलिटी हो रही है बिजनेस साइकिल के दौरान, तो वो भी मेरा बिजनेस रिस्क है। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देखें, हमारी क्रैकर इंडस्ट्री है, ये हमारी दिवाली के टाइम पर या फिर किसी फेस्टिवल के टाइम पर बूम करेगी, बाकी टाइम पर थोड़ी सी मंदी रहेगी, तो ये भी हमारा बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिस्क। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें उसके लिए पैसा लगेगा। पैसा हम थोड़ा सा खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो हमें कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो हम कैसे बोरो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो रिस्क है वो हमारा फाइनेंशियल रिस्क में आता है। हम कैसे बोरो कर सकते हैं? या तो डेट ले सकते हैं या इक्विटी ले सकते हैं। डेट हमारा क्या हो गया कि हम फिक्स इंटरेस्ट पर कोई पैसा उठा लें। इक्विटी क्या हो गया कि अपनी कंपनी के कुछ शेयर इशू कर दें, लोगों में बांट दें, उन्हें अपनी कंपनी में ओनर बना लें। तो जब आप डेट लेते हो, इसमें आपको क्या है? आपको हमेशा ही फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट तो करनी ही करनी है। और इक्विटी वाले क्या होता है, जब आपकी सारी डेट की पेमेंट्स हो जाती हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है वो इक्विटी को मिलता है।
तो जितना आपका ज़्यादा डेट लोगे, उतना ज़्यादा रिस्क इक्विटी वालों के लिए बढ़ेगा कि उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज़ होगी, उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसकी वजह से क्योंकि डेट में आपको फिक्स्ड पेमेंट्स करनी पड़ती है, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। इसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। और इस चीज़ को एक और टर्म क्या देते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। जितना ज़्यादा आप डेट इंक्रीज करते जाओगे, उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क, कि आपकी जो भी असेट है, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आप कितनी ईज़िली सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके साथ-साथ जो भी उसकी ट्रू वैल्यू थी, आप उस पर सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इसमें क्या-क्या चीज़ आ जाती है? ईज़ ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इंटू कैश एट क्लोज टू इट्स इकोनॉमिक वर्थ, कि जो भी उसकी वर्थ थी, आप उस पर उसको ईज़िली सेल कर पा रहे हो, तो आपकी लिक्विडिटी अच्छी है। अदरवाइज़ आपका लिक्विडिटी रिस्क है। जितनी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होगी कन्वर्जन, उतना ही ज़्यादा आपका लिक्विडिटी रिस्क होगा। नेक्स्ट आपका रिस्क आता है फॉरेन करेंसी रिस्क या फिर एक्सचेंज रेट रिस्क। अब मान लो आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों की करेंसी अलग है। जैसे इंडिया की आईएनआर है और यूएस वाले की यूएस डॉलर है। तो जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे को मूव करोगे, तो आपको करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। और ये जो रेट्स हैं, ये मूव करते रहते हैं। आपने जैसे सुना होगा, डॉलर का रेट ये हो गया, डॉलर बढ़ गया, डॉलर गिर गया। डॉलर का रेट डेली चेंज होता रहता है। तो ये हमारे करेंसी के जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, ये चेंज होते रहते हैं। इसकी वजह से जो रिस्क आता है, उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी रिस्क या फिर एक्सचेंज रेट रिस्क। मान लो एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे पैसा किस में मिलेगा? आईएनआर में मिलेगा। और जब वो अपने कंट्री में लेके जाएगा, तो उसे वापस उसकी होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब वो अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेगा, तो एक्सचेंज रेट की वजह से उसकी जो रिटर्न है, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। उसकी रिटर्न चेंज हो सकती है। जैसे मान लो एक यूएस इन्वेस्टर ने एक यूएस डॉलर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था। जब इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पर यूएस डॉलर आईएनआर का रेट था 85, कि एक यूएस डॉलर में 85 रुपीज मिलते थे। तो उसने जब एक यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया, तो उसे 85 रुपीज मिल गए। फिर मान लो उसने इन्वेस्ट किया, उसकी इनकम बढ़कर 90 हो गई, कि इसने कुछ रिटर्न दिया जिससे कि उसको 90 आईएनआर मिले। लेकिन इसी बीच में यूएस डॉलर आईएनआर का कन्वर्जन रेट भी बढ़कर 90 हो गया। अब जब ये इस 90 को वापस कन्वर्ट करेगा, तो उसे अगेन एक यूएस डॉलर ही मिलेगा। यानी कि उसने इंडियन में तो कुछ कमाई करी, लेकिन जब वापस कन्वर्ट करके आया, तो अगेन उसे एक ही डॉलर मिला। उसने एक ही डॉलर इन्वेस्ट किया था, उसे वापस भी एक ही डॉलर मिला। उसे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। ये जो रिस्क है, ये आपका एक्सचेंज रेट रिस्क है। नेक्स्ट जो आपका रिस्क आता है पॉलिटिकल रिस्क, कि कोई मेजर पॉलिटिकल चेंज होने वाला है आपकी कंट्री में। जैसे मान लो गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, तो उस टाइप के रिस्क को हम कह देंगे पॉलिटिकल रिस्क। कि गवर्नमेंट चेंज होगी, तो उसकी न्यू पॉलिसीज आएंगी, उससे आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है जियो पॉलिटिकल रिस्क। ये क्या हो गया? कि कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है, उन पर अगर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे जियो पॉलिटिकल रिस्क। जैसे मान लो दो कंट्री के बीच में वार शुरू हो गई, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो इस टाइप का जो रिस्क आएगा, वो जियो पॉलिटिकल रिस्क में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेटरी रिस्क। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिन पर रेगुलेशन अप्लाई होता है। जैसे आपका बैंकिंग बिजनेस हो गया, उसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। या फिर आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, कि अगर हम उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी बिठा दें कि अब क्रिप्टो करेंसी में इसी तरह से ट्रेड हो सकता है, फ्री ट्रेड नहीं हो सकता। इस टाइप का जो रिस्क आएगा, वो आपका रेगुलेटरी रिस्क में आता है। यानी कि जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है, और जो भी रिलैक्सेशन है, वो हट सकती हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह है, वो बढ़ जाए। जनरली जो न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह होगी, वहाँ पर ये रिस्क ज़्यादा होता है रादर देन जो कि पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी है। जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह पहले से एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनमें रेगुलेशन इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर भी न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अभी नई नई मार्केट में आई है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गई, वहाँ पर ये रिस्क ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उतनी ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस रहते हैं। हाइयर द रिस्क, हाइयर द रिटर्न। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि आप अपने पैसों को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है इक्विटी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डेट, कि आप अपना पैसा दे दो, आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। फिर आता है आपका कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर। नेक्स्ट आता है आपका रियल एस्टेट, कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल कर सकते हो। फिर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, कि आप किसी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज, कि जो सिक्योरिटीज बैंकरप्सी
दिवालिया होने की कगार पर है, आप उनमें अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करो। और नेक्स्ट आता है आपका अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इनके अलावा जैसे कि आर्ट हो गई, रेयर कलेक्टिबल्स हो गए, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कहते हैं हम अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्विटी आपके क्या हो गई? स्टॉक मार्केट में जैसे आप शेयर्स को बाय करते हो, तो वो आपकी किस फॉर्म में होती है? इक्विटी की फॉर्म में होती है। जब भी आप कोई शेयर बाय करते हो, तो आपको उस कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है। जो भी उसके प्रॉफिट होंगे उसमें आप शेयर ले सकते हो, और आपको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आप रेजिडुअल क्लेम होल्डर्स ये भी बनते हो, यानी कि जब भी सारे डेट जो भी हमने उधारी लिया उन सबको चुकाने के बाद जो भी बचेगा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा, उनमें इक्वल प्रोपोर्शन में बट जाएगा। जब सारे कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम सेटल हो जाएंगे, जो भी हमने डेट लिया है, जो भी उधारी लिया है, जब हम सब पे कर देंगे उसके बाद जो भी कुछ बचता है, अगर कुछ बचता है, तो उसका क्लेम इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है? पहला तो है कि लॉन्ग टर्म में रिवार्डिंग इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो जनरली देखा गया है कि ये अच्छे रिटर्न देती है। और सेकंड, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म में आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट आपका जनरली फायदेमंद रहता है। अब इक्विटी आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है लिस्टेड इक्विटी, एक होती है अनलिस्टेड इक्विटी। लिस्टेड इक्विटी क्या है? जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि हमारे निफ्टी या सेंसेक्स इन पर लिस्टेड है। आप इनको इजीली बाय और सेल कर सकते हो। निफ्टी पर बाय कर लो या फिर सेंसेक्स पर बाय कर लो, आप इजीली इनमें ट्रेड कर सकते हो। इनको पब्लिक मार्केट सेगमेंट भी कहा जाता है। ये लिक्विड है और कंटिन्यूस प्राइसिंग, यानी कि इनका प्राइस भी डिस्कवर करना काफी ईजी है। हमेशा बाय या सेल होता ही रहता है। ये काफी लिक्विड है, तो इनकी प्राइसिंग भी फेयर होती है। अनलिस्टेड इक्विटी क्या है? जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। एक कंपनी है जो कि अभी पब्लिक नहीं गई है, जिसका आईपीओ अभी नहीं आया, तो इनमें भी ट्रेडिंग हो सकती है। कैसे ट्रेडिंग होती है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मीनिंग है कि दो पार्टी के बीच में डायरेक्ट डीलिंग होगी। कोई स्टॉक एक्सचेंज या फिर ब्रोकर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। दो पार्टी डायरेक्ट आपस में डील करेंगी। इसको जनरली प्राइवेट मार्केट सेगमेंट भी कहा जाता है। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। प्राइवेटली जिन शेयर होल्डर के पास इसके शेयर हैं, वो आपस में डील करके इनमें बाय और सेल कर सकते हैं। इसी वजह से ये लेस लिक्विड भी है। अगर आपको बाय करना हो या सेल करना हो, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से इनमें एक इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम ये भी इन्वेस्टर को चाहिए होता है। जब भी इन्वेस्टर अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड नहीं है, इन्हें बाय और सेल करना डिफिकल्ट है, तो इन्वेस्टर को एक रिस्क प्रीमियम चाहिए होता है, जिसको कहते हैं इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। इसीलिए जनरली ये माना भी जाता है कि अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसकी वजह से इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम की वजह से कई बार आपको ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जिनको हम डेट भी कहते हैं। इसमें आपको क्या होता है? पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहती है। इसमें दो टाइप की होती हैं, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल में क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे इन्वेस्टर को दे सकते हो। नॉन ट्रांसफरेबल में क्या है कि आपको ही रखनी पड़ेगी, आप किसी को सेल नहीं कर सकते। इस टाइप की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इशू कर सकती है, और कंपनीज भी इशू कर सकती है। कंपनी जैसे आपके रिलायंस, टीसीएस, इस टाइप की कंपनीज हो गई, कोई कंपनी भी इशू कर सकती है और गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। जो गवर्नमेंट इशू करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, जीसैक। उनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीसैक। और जो कंपनीज इशू करती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट डेट। तो जीसैक जो होंगी, वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इशू करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है, ट्रेजरी बिल्स भी और बॉन्ड्स भी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स केवल डेटेड सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटीज यही इशू कर सकती है, वो ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती। और जनरली ये माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। उन्होंने जो पेमेंट आपको प्रॉमिस किया है वो करेगी ही करेगी। इनमें डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता। इसीलिए इन्हें क्या भी कहते हैं? रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि इनमें डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, इसलिए इन्हें रिस्क फ्री माना जाता है। कॉर्पोरेट डेट में क्या होता है? कंपनीज इशू कर रही हैं, तो इनमें डिफॉल्ट का रिस्क रहता है। इसी वजह से गवर्नमेंट जो आपको प्रीमियम देती है, मान लो इंटरेस्ट आपको 4% दे रही है, कॉर्पोरेट डेट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनीज को आपको 5 या 6% थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस वजह से? क्योंकि इनमें डिफॉल्ट का रिस्क रहता है। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर आपको प्रीमियम मिल रहा है, जैसे गवर्नमेंट में मान लो 4% इंटरेस्ट था, कंपनी को आपको 5% या फिर 6% देना पड़ रहा है। तो जो ये डिफरेंस है 1% या फिर 2% का जो डिफरेंस है, इसको क्रेडिट स्प्रेड कहा जाता है। जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी डिफॉल्ट की, जितनी ज़्यादा कंपनी खराब होगी, उतना ही ज़्यादा ये क्रेडिट स्प्रेड रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलेगा।
और ये पता कैसे चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बढ़िया है? उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहती हैं जो कि हर एक सिक्योरिटी को रेट करती है। और इस रेटिंग को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए कुछ टर्म यूज की जाती है, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, बी। कैटेगरी बनाई हुई है जिसमें हर एक जो भी सिक्योरिटी इशू हो रही है उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। हर एक कैटेगरी का मीनिंग है। जैसे ट्रिपल ए का मतलब क्या है? हाईएस्ट सेफ्टी, ये बहुत ही सेफ है। डबल ए मतलब ये भी सेफ है, हाई सेफ है, लेकिन ट्रिपल ए से कम सेफ है। ए का मतलब है एडिक्वेट सेफ, ट्रिपल बी का मतलब है मॉडरेट सेफ, ये थोड़ी थोड़ी सेफ है। और यहाँ तक की जो है ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल बी, यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सेफ है। इससे बिलो जो है बी बी, बी सी डी, इन्हें हाई लीड या फिर जंक बॉन्ड्स भी कहा जाता है। जंक बॉन्ड का मतलब है कि उनमें डिफॉल्ट का रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है तो हो सकता है कि हाई इंटरेस्ट आपको दे दे, इससे आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए। जैसे डबल बी है, इनको क्या कहते हैं? मॉडरेट रिस्क, इनमें थोड़ा रिस्क है। बी वाले में काफी रिस्क है, और सी वाले में बहुत ही ज्यादा रिस्क है। और डी, डी तो डिफॉल्ट करने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस है। तो जब भी कोई सिक्योरिटी इशू होती है उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेट करती है और इनमें से किसी कैटेगरी में डाल देती है। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपकी सिक्योरिटी कितनी सेफ है या फिर कितनी रिस्की है। इसके अलावा जब भी आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी की बात करोगे तो आप दो टर्म देखोगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। जो सिक्योरिटीज है, डेट है, वो आपकी अलग अलग ड्यूरेशन के लिए इशू हो सकती है। 3 मंथ्स के लिए इशू कर दी, 6 मंथ्स के लिए कर दी, 1 ईयर के लिए कर दी, 3 ईयर के लिए कर दी, 5 ईयर के लिए कर दी। अलग अलग ड्यूरेशन के लिए इशू हो सकती है। तो जो भी ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर से छोटी है, लेस देन 1 ईयर है, उनको हम कहते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज। इनके एग्जांपल क्या आते हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनको आप इस तरह से समझो, जैसे आप कुछ सामान खरीदने गए, आपने दुकानदार को मान लो 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा, फिर आपको वो पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हो? सामान वापस कर देते हो। लेकिन दुकानदार आपको पैसे वापस ना करके एक नोट दे देता है कि 1000 रुपीज आपके मेरे पास जमा है, आप इससे कभी भी शॉपिंग कर लेना। तो इनको आप इसी तरह से समझ सकते हो कि आपने अपने पैसे दे दिए, उसके बदले में आपको एक नोट मिल गया कि आपके पैसे हमारे पास जमा है, आपको हम ये रिटर्न कर देंगे कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो जिन भी सिक्योरिटीज का ड्यूरेशन 1 ईयर से छोटा होगा उन्हें मनी मार्केट सिक्योरिटीज कहा जाता है, और जिनका ड्यूरेशन 1 ईयर से ज्यादा होगा उनको कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज कहा जाता है। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज में जनरली आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स ये सब आते हैं। जिनकी भी ड्यूरेशन 1 ईयर से ज्यादा हो वो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज में आती है। और जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होती जाएगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर को प्रीमियम चाहिए होता। इसको क्या कहते हैं? टर्म प्रीमियम। इसका रीज़न क्या है कि जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होती जाती है उतनी ही ये सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होती जाती है, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इनका दाम गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो इनका प्राइस बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होती है। इसी वजह से जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टर को कंपनसेशन चाहिए होगा, जिसको हम टर्म प्रीमियम भी कहते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है आपकी कमोडिटीज। कमोडिटीज में आपकी दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड कमोडिटीज क्या होती हैं? जो कि माइन की जाए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉपर, एल्यूमिनियम। जिनको भी माइन किया जाए वो आपकी हार्ड कमोडिटीज में आती है। और जिनको माइन ना किया जाए, जिनको ग्रो किया जाए या फिर एज ए बाय प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस हो, जैसे कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन, शुगर, ये सारी आपकी सॉफ्ट कमोडिटीज में आती है। प्राइस जो होगा दोनों का ही डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा। तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस गिर जाएगा। इसके अलावा जो आपकी सॉफ्ट कमोडिटीज होती हैं वो जनरली काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, उनके प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इनका स्टॉक और बॉन्ड्स, जो भी आपकी स्टॉक मार्केट है या फिर डेट मार्केट है, उनसे लो कोरिलेशन होता है, उनसे रिलेशन ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से अगर आपको डाइवर्सिफाई करना हो तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हार्ड कमोडिटीज में जनरली क्या होता है? आपको केवल कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, कोई करंट इनकम नहीं मिलती, रेगुलर इनकम नहीं मिल रही। आपने आज खरीदी, आप बाद में हाई प्राइस में बेच सकते हो, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, लेकिन कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आपका गोल्ड है, इसको सेफ हेवन एसेट ये भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, कंट्रीज और पीपल गोल्ड बाय करने की तरफ देखते हैं, तो इसीलिए इसको सेफ हेवन असेट भी माना जाता है। और गोल्ड क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। जब आप अलग अलग सेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, आपका एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ रिस्क कम होता है, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। तो गोल्ड आपका या फिर हार्ड कमोडिटी आपके डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट, कि आप प्रॉपर्टी बाय या सेल कर दो।
उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस ग्रो करेगा, प्लस साथ में आप अगर उसको रेंट पे चढ़ा दो तो आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस रेगुलर रेंटल इनकम ये मिलती रहेगी। जनरली ये इन्वेस्टमेंट किस टाइप की करते हो आप? लॉन्ग टर्म के लिए करते हो कि आज आपने खरीदी तो आप 5-10 साल बाद ही उसे बेचोगे, उससे पहले बेचने का नहीं देखोगे। और जनरली ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज भी प्रोवाइड करती है। इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से आपके प्रॉपर्टी के प्राइस भी जनरली बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। और इनमें सिटीज के हिसाब से कि मेट्रो सिटीज में है, दूर की सिटी में है, या फिर काफी दूर की सिटीज में है, उस टाइप से टायर डिफाइन किए हैं। टायर 1 2 3। टायर 1 आने की आपकी टॉप सिटीज, सेकंड उससे नेक्स्ट टॉप सिटीज, और 3 आपकी बची हुई सिटीज। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं? आपकी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं कि कुछ कस्टमाइज करके आपके प्रोडक्ट बना दिए और इन्वेस्टर को ऑफर किए। और इनमें डेरिवेटिव्स का भी काफी यूज होता है। डेरिवेटिव्स हम चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। जनरली ये किस टाइप के इन्वेस्टर को सूटेबल होते हैं? जो हाई रिस्क ले सकते हैं और उन्हें हाई रिटर्न चाहिए होता है, उस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये ज्यादा सूटेबल होते हैं, जिनको हम मैच्योर इन्वेस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज। इस टाइप की सिक्योरिटीज जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में या फिर बैंकरप्सी, दिवालिया होने की कगार पर है, उसमें आपको क्या होता है, क्योंकि ये दिवालिया होने की कगार पर है तो आपको काफी सस्ते में ये मिल जाती है। लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, क्योंकि ये दिवालिया होने के कगार पर है, हो सकता है कभी उभर ही ना पाए और इनकी वैल्यू जीरो ही हो जाए। आपको सस्ती तो मिल रही है लेकिन इसके साथ साथ काफी रिस्क भी है। इनको जनरली फॉलन एंजल्स भी माना जाता है। ये फॉल तो कर रही है लेकिन अगर रिकवर कर गई तो आपको काफी प्रॉफिट भी देकर जाएंगी। और हेज फंड मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में ये काफी पॉपुलर होती है। वो इस टाइप की सिक्योरिटीज में काफी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आपके क्या आ गए? आर्ट, पेंटिंग, रेयर कलेक्टिबल्स। इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। इनमें भी आपका इक्विटी और बॉन्ड से लो कोरिलेशन होता है, तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। ये दो इन्वेस्टर आपस में बात करके इनका प्राइस डिसाइड करते हैं, तो इनकी कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। जनरली इलिक्विड रहते हैं कि इन्हें बेचना इतना इजी नहीं होता। और इनकी वैल्यू ड्राइव करने के लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आर्ट में काम कर रहे हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका सही प्राइस क्या है, तो स्पेशलाइज नॉलेज भी लगती है। अभी हमने अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख ली। अब अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल के थ्रू भी कर सकते हो। अब हम वही देखने वाले हैं, चैनल्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या है कि डायरेक्ट हम खुद से कर लें, या फिर हम किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कि जो भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जो कि हमें एडवाइस दे सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। हम करेंगे तो खुद ही, लेकिन किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ले लेंगे कि कौन सी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेटर रहेगा। हम कर खुद ही रहे हैं, पूरी अपनी रिसर्च के साथ कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेकर खुद कर सकते हैं। सेकंड क्या आता है कि हम खुद ना करके थ्रू मैनेज्ड पोर्टफोलियोज। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, केवल आपसे नहीं, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर उसको प्रोफेशनली मैनेज करके खुद इन्वेस्ट करेंगे। इसमें आपके क्या क्या आता है? म्यूचुअल फंड आता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका हम अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आता है, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आते हैं। और एआईएफ के अंदर भी आपकी 3 कैटेगरी आती है, 1 2 और 3। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैनेज पोर्टफोलियो में क्या होता है? आपकी अलग अलग इन्वेस्टर से मनी को पूल किया जाता है, एक साथ पैसे को इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है उनके बिहाफ पर। और जनरली इसमें प्रोफेशनल रहते हैं, इसको प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। और इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना पैसा आपने किसी प्रोफेशनल को दे दिया और वो प्रोफेशनल आपके बिहाफ पर पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें आपका पहला आता है म्यूचुअल फंड। अगर आपने NISM 5A ये सीरीज ऑलरेडी की है तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ऑलरेडी पता होगा, उसमें हमने डिटेल में इसका डिस्कस किया था। इस PMS के सिलेबस में भी एक चैप्टर पूरा म्यूचुअल फंड पर डेडिकेटेड है, चैप्टर 6। उसमें हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये जनरली क्या होता है? प्राइवेट पूल, कि सिलेक्ट इन्वेस्टर का पैसा ही इकट्ठा करता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 करोड़। अगर आप AIF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है, नॉर्मल पीपल के नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनके लिए ही ये कैटेगरी है। इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है। ये 3 कैटेगरी क्या है? कि किस टाइप की सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करेगा। AIF किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, उसके बेसिस पर 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है। जैसे कैटेगरी 1 AIF जो है,
वो केवल स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर्स या फिर एसएमई जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं केवल उनमें ही इन्वेस्ट करेगा। कैटेगरी 3 जो है ये आपका बहुत ही डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगाएगा, यानी कि लिस्टेड अनलिस्टेड किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है और साथ में लिवरेज भी ले सकता है, यानी कि स्पेकुलेशन फ्यूचर ऑप्शन इन सब में भी ट्रेड कर सकता है। जनरली ये काफी पॉपुलर होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में, पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनी इनके बीच में काफी पॉपुलर होता है ये कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 क्या है, जो 1 और 3 इनके अलग है। ये इन्वेस्ट तो कहीं भी करेंगी, जरूरी नहीं कि स्टार्टअप में करें, लिस्टेड में करें, अनलिस्टेड में करें, कहीं भी इन्वेस्ट करेगी। लेकिन ये फाइनेंशियल लीवरेज नहीं लेगी या फिर बोरोइंग नहीं करेगी, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेगी। केवल बोरोइंग कब करेगी, जब उन्हें अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को मीट करना है, तभी वो बोरो करेंगी, या फिर जो कि परमिटेड है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसी में वो बोरो कर सकती है। एनआईएसएम ने एआईएफ की अलग से एक सीरीज भी निकाल रखी है जिसका वो अलग से एग्जाम लेती है। तो पीएमएस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है कि एआईएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपीज की ज़रूरत होती है, और यही चीज़ पीएमएस में कितनी है, 50 lakhs की है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 50 lakhs है पीएमएस में। तो हम ये कह सकते हैं पीएमएस भी किसके लिए है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्हीं के लिए ये है। वैसे तो ये पूरा कोर्स ही पीएमएस के बारे में है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते ही रहेंगे। बट पीएमएस एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। लास्ट आपका आता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ऐसी कोई भी स्कीम जो इन्वेस्टर से पैसे को पूल करे, पैसे को इकट्ठा करे और उनके बिहाफ पर इन्वेस्ट करे, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। जैसे आपका म्यूचुअल फंड था, एआईएफ था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस थी, इसी तरह से इनके अलावा कोई भी ऐसी स्कीम है जो कि इन्वेस्टर का पैसा को पूल कर रही है और उनके बिहाफ पर इन्वेस्ट कर रही है, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसके साथ आपके चैप्टर 1 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।